न्यूज़ टीवी में टोनी चैनल हेड और आज हम हैं उल्लासनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की मध्यवर्ती कार्यालय पार्टी में हैं हम आज। और हमारे साथ हैं मिस्टर भारत रजवानी, जिनको प्यार से गंगोत्री भी कहा जाता है। ही इज़ द लीडर ऑफ हाउस, स्टेट सेक्रेटरी एनसीपी एंड वी हैव श्रीमती हरकिरण कौर धामी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष उल्लासनगर शहर जिला एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी की। वी वेलकम टू बोथ ऑफ यू टू अवर न्यूज़ टीवी एंड द इशू इज़ धोखादायक बिल्डिंग्स, जो कुछ एक दो महीने से उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स का इशू चल रहा है, यानी कुछ लोगों को बेघर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। इसमें व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीपी? आप किस हद तक अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, आज सबसे फर्स्ट जो उल्लासनगर में 855 बिल्डिंग का इशू हुआ था, उस वक़्त भी हमारे आदरणीय शरद पवार साहब ने 855 बिल्डिंग का मुद्दा जब कोर्ट में गया था तो हमारी गवर्नमेंट थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने मिलकर ये शहर को बचाने के लिए एक नया कानून लाया कि ये रेगुलाइज हो सके। उस टाइम पे कुछ लोगों ने कुछ बिल्डिंग्स के लिए रेगुलाइज के लिए आगे आए, मगर उसके बाद कुछ उसमें त्रुटियां थी या उनको रेट ज़्यादा लग रहा था तो रुक गया था। फिर से अभी ये मुद्दा उठा है क्योंकि जब से बिल्डिंगें गिरने लगी हैं और हादसे हुए, उसमें कुछ लोगों की जानें गई हैं और आज वापस से ये मुद्दा कि भाई इन लोगों को किस तरह से इनके घर वापस से मिल सके, उसके लिए हमारा प्रयास ये चालू है कि जो सबसे मेन इशू है कि उनको ओनरशिप या टाइटल क्लियर नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट के साथ और अपनी पार्टी के साथ चालू है कि भाई उनको जल्द से जल्द ओनरशिप मिल सके और उस ओनरशिप मिलने के बाद उनके जो डेवलपमेंट बिल्डिंग वापस से बन सके, उनके रास्ते खुल सके, वो हमारा प्रयास चालू है कि इनके लिए कुछ ना कुछ नया कानून लाके, जैसे कि आप देखेंगे कि शुरू से लोगों ने फ्लैटों की रजिस्ट्रेशन की नहीं है, जिसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन पा रही है और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनने के कारण उनको ओनरशिप टाइटल लैंड का क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसका कैसे हल निकले, उसमें अभी देखेंगे तो हमारे जो यूडी मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी कमेटी भी बनाई है और लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं और हमारी पार्टी की तरफ से भी ये सब गया हुआ है कि जल्द से जल्द किस तरह से इनका हल निकले और वो प्रयास ऊपर से चालू है। हमारे आदरणीय जयेंद्र राव पाटिल साहब और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ये भी उनमें लगे पड़े हैं कि यहाँ का जो मेन ओनरशिप है वो ओनरशिप जल्द से जल्द उनको मिले और उनके वापस से रास्ते खुल सके, डेवलपमेंट बिल्डिंग वापस से बन सके। नहीं सर, आप जब बोल रहे हैं कि ओनरशिप मिले, व्हाट डू यू मीन बाय द ओनरशिप? द पीपल हैव गॉट द फ्लैट ओनली ऑन अ पेपर, स्टैम्प पेपर और 20 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। द फ्लैट्स रजिस्टर किए नहीं थे क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं था उस टाइम पर उल्लासनगर में। तो उनकी ओनरशिप आप लीगलाइज कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग में अगर 25 फ्लैट्स हैं, उसमें से मान लीजिए सिर्फ 10 रजिस्टर्ड है, 15 अनरजिस्टर्ड है। जो 15 फ्लैट्स हैं जो 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उल्लासनगर के जो सिस्टम चल रहा था, उसको लीगलाइज कैसे करोगे आप अभी? और वो एफएसआई का जो इशू है, अभी एफएसआई बढ़ गई है, अभी उल्लासनगर में भी बढ़ी होगी, मेरे ख्याल से 4 की एफएसआई है ना। तो जब वो बिल्डिंग टूटेगी तो वो प्लॉट अभी भी बिल्डर के नाम पे ही है। एंड हाउ टू ट्रेस आउट द बिल्डर? बिल्डर मर सकता है, हो सकता है वो कहीं और शिफ्ट हो गया हो, तो ये इशू कैसे सॉल्व होगा? और वो टाइटल क्लियर करने के लिए ही कुछ नया कानून बनने के लिए
वो सब रास्ते निकाले जा रहे हैं कि इनको डायरेक्ट ओनरशिप कैसे मिल सके। जिस तरह आपने बोले कि आज बिल्डर नहीं मिलेंगे, या काफ़ी ये टाइम है कि लोगों ने वो टाइम पे वॉचमैन के नाम पे भी बिल्डिंग बनाई है, जो उनके पास काम करते थे लोग, उनके नाम पे बिल्डिंग बनाई है कि जैसे उनके ऊपर कोई केस नहीं हो, उनके नौकरों के ऊपर केस हो, तो इस तरह से आज वो लोग ट्रेस नहीं हो पाएंगे। तो जो ऐसी बिल्डिंगों में लोगों ने फ्लैट लिए, उनको ओनरशिप कैसे मिल सके, वो टैक्स पावती के ऊपर ही उनको ओनरशिप दी जाए, ऐसे रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में किधर भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि जब तक आपकी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनती है तो आपको लैंड के ओनरशिप नहीं मिलती है। जी जी। तो वो ओनरशिप आज डायरेक्ट फ्लैट ओनर्स को कैसे मिले, उसका वे आउट ढूंढना चालू है। उसके लिए कुछ ना कुछ नया कानून लाके इस तरह से लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। इस तरह की मांग हमारी गवर्नमेंट से है, क्योंकि वो नहीं किया तो कुछ उनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारा जो कायदा बना हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उसमें जब तक आप फ्लैट रजिस्टर नहीं करते हो तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं आते हो। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं आने के कारण वो बिल्डर आपको अपने राइट्स नहीं दे पाता है। राइट। तो जब तक आप ये सब क्लियर नहीं करते हो तब तक आप इसमें आ नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ें हमने अपने लीडर्स लोग को बताई है कि भाई ये जब तक इनको या तो वापस से स्टैम्प ड्यूटी के लिए इनका निकाला जाए, जो उनके पास पुरानी जैसे बीच बीच में गवर्नमेंट निकालती है कुछ फाइन लेके कि भाई जिन्होंने वो टाइम पे रजिस्ट्री नहीं की है, एक 500,000 रुपये दंड लेके स्कीम चालू करके वापस से उसमें फ्लैट आ जाएगा रजिस्ट्री होके। ऐसा कोई कानून निकाल के उनको रिलीफ मिलेगी और बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के ओनरशिप उनको मिल सकती है। इसके लिए बिल्डिंग तोड़ना ज़रूरी है, पहले डिमोलिश करके? नहीं, नीड नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑडिट होने के बाद जो बिल्डिंग्स खतरे में आ जाएंगी, द डिलापिडेटेड बिल्डिंग जो शायद हो सकता है 6 महीना 1 साल में गिर जाए, तो उनको तो तोड़ना पड़ेगा ना। देखो, एक ये भी इशू है, ये आज हमारी मांग सिर्फ जो अभी गिर रही है या आगे गिरने वाली है, टूटने वाली है, जो इससे पहले भी गिर चुकी है, उन लोगों को भी कैसे इसके अंदर बेनिफिट मिले, वो भी हमारी मांग है। खाली अभी जो गिर रही है या आगे गिरेगी उसका क्या होगा, ऐसा नहीं है। जो गिर चुकी है, जो आज बेचारे दूसरे की तरह शिफ्ट हो गए या रेंट पे रह रहे, ऐसी काफ़ी बिल्डिंग्स गिरी है 11 साल में, तो वो उन लोगों का भी राइट्स नहीं मरे, उनको भी राइट्स कैसे मिले उसका भी वे आउट ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी मांग है कि भाई हमारे जो यहाँ पे पहले के जो लोग जो बिल्डिंगें गिरी है उनको भी ओनरशिप और उनको भी राइट्स मिले, ऐसा ना हो कि वो वंचित रह जाए। तो हमारी वो भी गवर्नमेंट से मांग है कि उनको भी इसके अंदर कानून के अंदर उसको बेनिफिट मिले। ये जो भारत साहब, ये जो लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी काटा गया था, as far as my knowledge is concerned, based on the judgment issued by High Court of India, किसी भी की भी लाइट पानी काटा नहीं जा सकता, because that is unconstitutional, being the basic amenities and necessities to live the life। तो म्यूनसिपैलिटी में भी इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी ने भी उसको अपोज स्टार्टिंग में नहीं किया कि इतनी लाइट लोगों की, घरों की लाइट और पानी काटा गया, विच एक्चुअली इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज ये दोनों बेसिक एमिनिटीज हैं एक ज़िंदगी जीने के लिए। आपने सही कहा कि कोई राइट्स नहीं है इनको काटने का। और हालांकि सॉरी टू इंटरप्ट, हालांकि दे वर पेइंग प्रॉपर्टी टैक्सेस, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल completely paid है। ऑल आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पानी का बिल वहाँ पे है, प्रॉपर्टी टैक्सेस है। अगर बिल्डिंग इलीगल है तो एट दैट टाइम व्हाई एक्शन वाज नॉट टेकन व्हेन द बिल्डिंग प्लान 2 माले का था, बना रहे थे 8 माले की बिल्डिंग, उस वक्त वार्ड ऑफिसर सो रहे थे क्या? देखो, अभी हम वो चीज़ों में न जाके आज
क्या सॉल्यूशन है उस पर बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब पीछे जाएंगे, उसमें बहुत सारे अधिकारी है, उखड़ेंगे। हाँ, बहुत सारे अधिकारी है जो आज यहाँ पे जिंदा नहीं है, हाँ। और जो कुछ अधिकारी है यहाँ से शिफ्ट हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो उनमें उनको पकड़ें या उनको कुछ बोलें, कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारा है कि इनको आज की डेट में वापस से कैसे बसाया जाए, उनको घर कैसे मिले और ये अपने घर में कैसे सुरक्षित रहे, उस पे हम वर्किंग करें तो ज़्यादा बेटर है। बट सर, ये जो डिस्प्लेस्ड लोग हो जाएंगे, जो बिल्डिंग्स गिरने के लायक हैं, तो उनको तो खाली करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चरल ऑडिट की पेमेंट भी मेरे ख्याल से म्यूनसिपैलिटी विल पे, ऐसे एग्री हुआ है जितना सुना है हमने, कि स्ट्रक्चरल ऑडिट की पेमेंट भी म्यूनसिपैलिटी ही करेगी। पीपल विल नॉट हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि कोविड की वजह से ऑलरेडी बिजनेसेस या नौकरियां गई हैं लोगों की, तो दे आर नॉट विलिंग टू पे इवन द स्ट्रक्चरल ऑडिट फीस। तो वो म्यूनसिपैलिटी भी मान रही है कि हम पे करेंगे। और इतना सुनने में आया कि शायद 10 करोड़ का फंड, वो भी शायद रिजर्व फंड करके रखा हुआ है कि जो लोगों को हटाया जाएगा, जो बिल्डिंग्स गिरने वाली हैं, एकदम खतरे के जोन में हैं, तो उनकी रेंट भी 2 साल तक म्यूनसिपैलिटी पे करेगी। फॉर दैट 10 करोड़ का फंड रिजर्व में रखा गया हुआ है। ओके, एंड इसके अलावा पब्लिक, जब ये बिल्डिंग टूटेगी तो वो किसके नाम पे लैंड होगी और फ्लैट किसके नाम पे होंगे ऑफिशियली? इस वक्त तो अभी 20 रुपये या 100 रुपये के पेपर पे हैं, तो लैंड पे तो उनका हक ही नहीं है लोगों का। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो, बार बार वही बात करके क्वेश्चन वहीं पे आता है कि टाइटल के ऊपर, तो वो टाइटल कैसे मिलेगा उसी के ऊपर वर्क चालू है। वो कमेटी जो बैठी हुई है, अभी वो कमेटी बैठी है, इनका सॉल्यूशन नया कुछ कायदा निकाल के ही स्पेशली उल्लासनगर के लिए तब जाके निकलेगा। हाँ। जो पुराने कायदे हैं उसमें किसी को भी टाइटल क्लियर नहीं हो रहा है। राइट। इसके लिए नया कुछ करके, नया ला के सिर्फ उल्लासनगर के लिए कि किस तरह से इनको ओनरशिप मिले। ओनरशिप मिलती ही इनके रास्ते खुलते हैं और उनको काफ़ी सारे नए डेवलपर्स या वो खुद डेवलप भी कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर आज हर एक का वर्क चालू है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मैंने हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ है जी, उस लॉ के अंदर स्पेशली कुछ लाना पड़ेगा जिसमें डायरेक्ट आज का जो ओनर है बैठा हुआ, क्योंकि इस समझो 90 में बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर फ्लैट ओनर्स चेंज होते रहे हैं। हाँ। टाइम टू टाइम पे, समझो कोई 5 साल, कोई 10 साल में ऐसे चेंज होते रहे हैं। तो जो आज आके बैठा है, उन्होंने उस टाइम ड्यूटी तब से भरी नहीं है और गवर्नमेंट का वो लॉस है। हाँ। ये सब लॉस को ओवर करते हुए कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। हाँ। तब जाके ये इनको ओनरशिप मिलेगी। नहीं तो अगर आप देखेंगे कि टाइटल क्लियर करने के लिए समझो 4 बार वो फ्लैट्स की एग्रीमेंट हुई है, 4 ओनर्स चेंज हुए, तो वो चारों का जो आज लास्ट ओनर है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आती है, उसके ऊपर आएगा। तो वो नहीं बोलेगा कि मैं 3 का पहले वाला क्या मैं भरूं। और आज अगर वो भरता भी तो उतनी वैल्यू नहीं है प्रॉपर्टी की। तो हमारे गवर्नमेंट से ये मांग है कि भाई जो आज बैठा हुआ है सिर्फ उसके ऊपर उतना ही उनका जो खुद का आता है उतना ही ऐसा करके कुछ रिलीफ दी जाए जिससे लोग अपना अफोर्ड कर सके। मतलब यू मीन टू से कि जो चेन ऑफ टाइटल्स हैं, मैंने किसी से खरीदा, ए से खरीदा, ए ने बी से सी ने, इसके बीच में रजिस्ट्रेशन कुछ पेमेंट हुई नहीं, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। Yes. आई एम द करंट ओनर। Yes. तो अगर मेरे से पिछले वाले को भी डिमांड होगी तो आई विल बी एट ए बिग लॉस। अगर मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगा। बरोबर। मतलब फाइनल सफरर इज द कस्टमर हु इज एक्चुअली स्टेइंग इन दैट डिलापिडेटेड बिल्डिंग। Yes. ओके। और ये जो सर कमेटी बनी है अभी, एकनाथ शिंदे साहब ने जो कमेटी बनाई है अभी 1-2 दिन पहले, उसमें कुछ डेडलाइन है टू सबमिट द रिपोर्ट? हाँ, 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। 15 दिन के अंदर
उनको कैसे भी करके इनका सॉल्यूशन निकाल के यूडी मिनिस्टर के सामने रखने का है। ओके। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि अब 15 दिन के अंदर, चलो 15 दिन की जगह पे इट्स अ गवर्नमेंट रेड टैपिज्म तो चलती रहती है, 15 दिन हो सकता है 1 महीना भी निकल जाए, गवर्नमेंट का काम है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, सजेशंस आती हैं, स्टे आता है, हर एक पार्टी का अलग अलग व्यू भी होता है, इसमें जानबूझ के भी काम को अटकाया जाता है कभी कभी। लेकिन इसमें पब्लिक की लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी कब तक उनको रिलैक्सेशन है? 3 महीना, 4 महीना, ऐसा कुछ एश्योरेंस है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? सपोज अगर रिपोर्ट आने में देर लग गई या उस रिपोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आ सकते हैं फ्रॉम अदर पार्टीज, तो उसमें जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है वो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए? नहीं, रिलैक्सेशन किस बात की? बिल्डिंग को तोड़ा ना जाएगा? नहीं, बिल्डिंग देखो जो डेंजर्स है, हाँ। जिसमें मालूम है कि ये बिल्डिंग की लाइफ नहीं है, ये बिल्डिंग कब भी हादसे में तब्दील हो सकती है जी। ऐसी बिल्डिंग को तो छोड़ ही नहीं सकते ना। हम लोगों को तो नहीं छोड़ सकते कि भाई यहाँ पे मरो आप। हाँ। तो वो बिल्डिंग को कमिश्नर के ऊपर है, वो कमिश्नर एक्शन लेगा और वो बिल्डिंग को डिमोलिशन करेगा, खाली करनी पड़ेगी। उसमें तो हम नहीं छोड़ सकते लोगों को। अच्छा, वो खाली करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है उनको? कहीं गेस्ट हाउस में और कहीं पे मतलब रिहैबिलिटेट करना है, वो फैसिलिटी सोच के रखी है म्यूनसिपैलिटी ने? हाँ, कारपोरेशन ने यहाँ पे उल्लासनगर के अंदर भी काफ़ी अरेंजमेंट है, जहाँ पे समझो समाज मंदिर है, स्कूल है। वो स्कूल कमिश्नर ने सबके लिए ये किया है कि भाई जो बिल्डिंग खाली हो रही है तो हमारे पास जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ये चीज़ों का उपयोग कर सकती है पब्लिक। इसके अलावा अभी आमंत्रण में 150 फ्लैट और थाना में 150 फ्लैट MMRD की तरफ से अवेलेबल हुए हैं, तो लोग उधर भी जाके अपना रह सकते हैं, टेम्पररी रह सकते हैं। टेम्पररी प्रोवाइडेड दे शुड एग्री टू दैट। हाँ, यस। अभी देखो हमारा जो लोगों के साथ चर्चा हुई या लोगों के साथ डिस्कशन हुई, लोगों का बोलना है कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम उल्लासनगर शहर से हद से 15 किलोमीटर दूर जाके रहें और वहाँ से यहाँ आना जाना करें। आज बिजनेस हो या ज़्यादा करके सर्विस क्लास, तो हमारा आने जाने में ही सब खर्चा जो सैलरी है वो चली जाएगी। या हमारे बच्चे स्कूल में ट्यूशन से, या उनके जो फैमिली लेडीज़ वगैरह भी कोई जॉब पे हैं, तो वो इतना नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें। उनका बोलना है कि हमारा जो भी है, जो बंदोबस्त करना है तो यहाँ पे ही करो, उल्लासनगर के हद के अंदर करो। तो हमारा गवर्नमेंट से ये भी आगे चल के हो रहा है कि यहाँ पे ही उल्लासनगर में ही उनके लिए अवेलेबिलिटी की जाए, कुछ नया करके या कुछ भी करके। हाँ, भी देखना पड़ेगा। हाँ, ट्रांजिट कैब वगैरह सब यहाँ पे ही खुद का अपना कारपोरेशन का होवे, तो जैसे आने वाले टाइम में लोगों को यहाँ से बाहर न जाना पड़े, शहर के अंदर ही उनको शिफ्ट किया जा सके। मतलब इट विल बी सिचुएशन लाइक बैक टू रिफ्यूजी आफ्टर पार्टीशन। अच्छा, वन मोर थिंग, सिंस यू आर अ सीजन पॉलिटिशियन, आई विल टेक एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस सर। कुछ टाइम पहले रेगुलराइजेशन की जब बात हुई थी और स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास किया था, मेरे ख्याल से विलासराव देशमुख साहब थे शायद, तो उस टाइम की बात है, आई एम नॉट सो श्योर, कि उल्लासनगर के लिए अलग से रेजोल्यूशन पास हुआ था जो पेनल्टी पे करने के बाद द इलीगल बिल्डिंग्स विल बी लीगलाइज्ड। वो इशू कंप्लीट क्यों नहीं हुआ था उस टाइम पे? एनी आइडिया? देखो वो टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे, और वो टाइम पे किसी लीडर्स ने शहरवासियों को बोला था कि जो फ़ाइन लगाया गया है वो फ़ाइन हम गवर्नमेंट से कम करके लाएंगे और 25% तक लाएंगे। ओके। तो वो उस चक्कर में ज़्यादा लोग गए नहीं कि ये रेट कम होने वाला है, जो फ़ाइन लग रहा है वो कम होने वाला है, उसमें उनको बेनिफिट होएगा, तो इस कारण लोग काफ़ी रुक गए थे। मगर वो रेट कम हुए नहीं आज तक। पर अभी 2006 की जगह आज 2021 का रेट लग रहा है
तो आज तो लोग वो कैपेबल ही नहीं है कि वो कर सकें। जब पहले ही नहीं थे तो 2021 हाँ। में रेडी रेकनर तो 10-20 टाइम्स बढ़ गया हो। बरोबर 100 टाइम्स बढ़ गया है, 100 टाइम्स। इतना है। तो आज वापस से लोग बोलते हैं कि ठीक है हमको नहीं दो, पुराना ही रेट दो ओके 2006 का, हम उसी में ही करके आज वापस से वो करके रेगुलाइज करेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट से मांग है कि कम से कम हमको 2006 का ही रेट करके दीजिए। हाँ, तो वो भी एक डिमांड की गई है गवर्नमेंट से। सर, बट डोंट यू थिंक दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड मैटर? इतना जल्दी रिजॉल्व होने को लगता है आपको? टू बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट, मुझे थोड़ा नहीं है। इतनी जल्दी नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उल्लासनगर का ये धोखादायक बिल्डिंगों का जो इशू है, जो समस्या है, हाँ। इसके लिए अगर हम इन शॉर्ट बात करें हाँ कि जनता हित के लिए, शहर वासियों के हित के लिए, सबको एक सुरक्षित घर देने के लिए इसका सिर्फ एक ही सलूशन होगा कि हमें सबको मिलके अपने वरिष्ठ नेताओं के पास ये गुहार लगानी पड़ेगी कि उल्लासनगर के लिए कुछ नए कानून बनाए जाएं। उसी के अंतर्गत हम शहरवासियों को सहूलियत प्रदान कर पाएंगे। अदरवाइज हम जितना फिर डिस्कस करेंगे ये और उलझता ही जाएगा। हाँ। इसके लिए हमें उल्लासनगर के लिए नए कानून ही लाने पड़ेंगे। उसके लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के पास हमें गुहार लगानी ही होगी और सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके एक साथ मिलके इसके कदम उठाने पड़ेंगे, शहर हित और शहर वासियों के लिए। हाँ मैम, आपकी बात बराबर है। यू मीन टू से योर सजेशन इज कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज यूनानिमसली शुड कम टुगेदर फॉर अ पीसफुल एंड सॉल्यूशन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द उल्लासनगर रेसिडेंट। बट अनफॉर्चुनेटली एज गिवन टू अंडरस्टैंड, कहीं सुनने में आ रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कि कल्याण एंड डोंबिवली में भी ऐसी बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, यानी कि थाना एंड बियॉन्ड। मुलुंड साइड से तो बॉम्बे स्टार्ट, मुंबई स्टार्ट हो जाता है। थाना एंड बियॉन्ड में इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत है। तो शायद ऐसे सुनने में आया था कि अगर उल्लासनगर को स्पेशल रिलैक्सेशन दी जाएगी, एक रिजोल्यूशन अलग से पास किया जाएगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सिंस इट वाज अ रिफ्यूजी कैंप फॉर सिंधीज आफ्टर पार्टीशन। तो व्हाट अबाउट थाना, कल्याण, मुंब्रा, कलवा, जहाँ वहाँ पे भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं। तो इसकी वजह से शायद मुझे लगता है केस बिकेम और कॉम्प्लिकेटेड। But your suggestion is no doubt good. It is highly regarded कि this is not the time to play politics. Yes. This is the time to give benefit to the people who should not become homeless once again. मतलब वो वाली सिचुएशन वापस ना आ जाए कि 1947 के बाद जो पार्टीशन के बाद बेघर होके पाकिस्तान छोड़ के जब सिंधीज हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पे आए थे, तो वो सिचुएशन भगवान न करे वापस आ जाए। एंड एक तो कोविड का टाइम चल रहा है, इट्स ऑलरेडी टफ टाइम्स अपॉन दैट, फिर ये और अलग से एक टेंशन। मतलब दिमाग में यह है कि लोगों के दिमाग में एक तलवार लटक रहेगी, पता नहीं कब घर खाली करना पड़े, कब वापस बेघर हो जाएंगे, कब जाके गुरुद्वारे में रहेंगे, स्कूल्स में रहेंगे, फिर से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, खाना पीना रहना सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो सर, लास्ट क्वेश्चन, you both being on the very high post of the NCP party, and NCP has got a name in the, it's an as good as national party, and फवाद साहब का तो काफ़ी नाम है इसमें। तो what is your suggestion to the government of Maharashtra now? Being the seasoned politicians and being the resident of Ulhasnagar, आपकी परवरिश बचपन आपका यहीं गुजरा है, मेरा भी आपका भी तो मैंने भी शिफ्ट किया था 20 साल पहले वाशी नवी मुंबई में, बट आई स्टिल हैव लॉट ऑफ अटैचमेंट विद उल्लासनगर। दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर। जीतू जी, जैसे आप बोलते हुए शिफ्ट किए थे, मैं भी यहाँ से शिफ्ट होके गया था। आप भी गए थे 2001 में, और खाली वापस आने का कारण है कि यहाँ शहर से जो हमारा प्यार है और यहाँ पे जो लोगों की तकलीफ़ देखी थी, तो 2007 में इलेक्शन, और ये एक बड़ी बात बताऊं कि 2 टाइम की इलेक्शन में मुलुंद रह के जीत के आया हूँ। जीत के आया, राइट। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। यस, आप ये सोचो कि यहाँ की पब्लिक जो बाहर से वापस उल्लासनगर छोड़ के वापस इधर आए, और रहने को मैं मुलुंद में, और यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूँ और लोग मुझे चुनते हैं, तो कितने लोग यहाँ पे परेशान होंगे जी, कि उनको यहाँ के लोगों पे
जो नगर सेवक या कोई उनको इतना ये नहीं था, उन्होंने मुझे चुन के 2 बार वहाँ से दिया है। मैंने फिर 2000 जब मैं फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहा था और बैलेंस नहीं कर पा रहा था, तो वापस उल्लासनगर 2014 में शिफ्ट हुआ हूँ। तो कर रहे हैं, कम से कम वो हमारा राइट है, हम उसकी पूरी इंक्वायरी करें और इलीगल पे बिल्कुल भी मत जाएं, अनऑथोराइज्ड पे बिल्कुल भी मत जाएं। नहीं तो हम जो आज की डेट में हम सफ़र कर रहे हैं, अगर ऐसे ही इलीगल कंस्ट्रक्शंस आगे भी जारी रही तो हमारी अगली जनरेशन को भी यही सफ़र करना पड़ेगा। तो इट्स अवर हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ उल्लासनगर के प्लीज़ बी अवेयर। धन्यवाद। दोस्तों, 2 सीज़न पॉलिटिशियंस ने अपनी सजेशंस, अपनी इंफॉर्मेशन जो शेयर की हमारे न्यूज़ टीवी के साथ, इट्स अ हाईली वैल्यूएबल थिंग। एक घर बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है, लोग होम लोन्स लेते हैं, उसकी ईएमआई पे करते हैं। हस्बैंड वाइफ जब दोनों काम पे जाते हैं तब जाके ईएमआई सेटल होती है, बिकॉज एक घर कम से कम 80 लाख और 1 करोड़ के आसपास 2 BHK उल्लासनगर के रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं। एक घर बनाने में सच्ची में जान निकल जाती है। अगर उसको भी हम ठीक ठाक तरीके से ना लेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करके ना लेंगे, जैसे मैडम ने और भारत सर ने बताया, तो इट विल बी जेन्युइनली डिफ़िकल्ट फॉर आवर चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन टू कम इन द नेक्स्ट जनरेशन। उनको भी बहुत तकलीफ होगी। जैसे माँ बाप ने हमारे कुछ 20 रुपए के पेपर पे एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया था, तकलीफ हम लोग को झेलनी पड़ी, और अब जितने लोग तकलीफ झेल रहे हैं वो बेचारे बचता रहे होंगे। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि घर से बेघर कोई हो जाए, या किसी के घर की लाइट चली जाए, या बेसिक एमिनिटीज़ भी चली जाए। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, दैट टू एट द टाइम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड पेंडेमिक। इतनी जानलेवा बीमारी चल रही है, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। उसके ऊपर फिर ये छोटी छोटी तकलीफ़ें, घर से बेघर हो जाना, तो ये बहुत ही दुखदायक चीज़ है, हम नहीं चाहेंगे। तो न्यूज़ टीवी की तरफ से भी आई टोनी एज अ चैनल हेड वुड हम्बली विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट कि कस्टमर बिहेवियर पॉलिसी अडॉप्ट करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। रियली इट्स अ टफ टाइम। जैसे कि इन दोनों पॉलिटिशियंस ने बताया था कि एनसीपी ज़ोर शोर से कोशिश कर रही है, इनके सीनियर लीडर्स ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं, एंड लकीली महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनकी अलायंस में चल रही है। तो होपफुली एंड वी विश कि ये जल्द से जल्द रिजोल्यूशन इसका कुछ आ जाए और लोगों के दिल और दिमाग से टेंशन निकल जाए। न्यूज़ टीवी की तरफ से और मेरी तरफ से आई पे माई सिंसियर थैंक्स टू बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग अस द टाइम and for giving your valuable suggestions and information. Thank you very much. Thank you, ma'am.